वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में शब्द है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है अपघटन। अपघटन यानी टूटना। जो ये वियोजन है, इस वियोजन का अर्थ होता है अपघटन। इसलिए इस वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन, वियोजन का अर्थ है अपघटन और अपघटन का अर्थ है टूटना। कोई भी पदार्थ जब अपघटित होता है, वियोजित होता है, यानी वह टूटता है, तो वह अपने आप खुद नहीं टूटता है। या तो वह ऊष्मा प्राप्त करता है, या वह प्रकाश प्राप्त करता है, या फिर वह लाइट प्राप्त करता है। पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ, चाहे कोई भी पदार्थ है हमारे आसपास से, यदि हम उसको तोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि ऊर्जा नहीं होगी, हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तो हम उस लकड़ी को नहीं तोड़ सकते। तो जितने भी पदार्थ है उनको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा वह होती है जिसके कारण हम कोई कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा के बिना हम कोई भी काम है नहीं कर सकते। तो पदार्थ को तोड़ने के लिए, उसे अपघटित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा प्राप्त करके पदार्थ वियोजित होता है। यहाँ वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ होगा। वो पदार्थ है, जैसे हम मान लेते हैं वो पदार्थ है एबी। ये एक सिंगल पदार्थ है, यानी एकल पदार्थ है। इसे हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक इसे कहते हैं अभिकारक, और ये होगा एकल अभिकारक। यह कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा, कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा, और ऊर्जा ग्रहण करके यह दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करेगा। यानी किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते हैं, कोई भी पदार्थ है, यदि उस पदार्थ को हम तोड़ते हैं, यानी एकल पदार्थ को जब हम तोड़ते हैं, तो वह कम से कम दो टुकड़ों में तो टूटेगा ही। तो ये टूट जाएगा ए प्लस बी। क्यों? ये ए प्लस बी में ही क्यों विभाजित हुआ? क्योंकि हमारे पास है पदार्थ है ए। इस पदार्थ को तोड़ रहे हैं, तो इसी पदार्थ के हमें भाग यहाँ पर मिलेंगे। अब एक पदार्थ ठोस हो सकता है और दूसरा पदार्थ है वह गैस हो सकता है। यह निर्भर करता है कौन सा पदार्थ हम, किस पदार्थ को हम तोड़ते हैं। तो जो वियोजन अभिक्रिया है, इसकी परिभाषा है ये, या हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब जब एकल पदार्थ, यहां लिख देंगे हम अभिकारक। जब एकल पदार्थ है, ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या क्या हो सकती है? पहले हम यहाँ लिखेंगे ऊष्मा या ताप, प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, विद्युत। जब एकल पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करके दो या दो से अधिक पदार्थ, और इन्हें हम कहते हैं उत्पाद। जब एकल पदार्थ यानी अभिकारक ऊर्जा कौन सी? ऊष्मा या ताप, प्रकाश, प्रकाश कौन सा? सूर्य का प्रकाश, विद्युत ग्रहण करके दो या दो से अधिक पदार्थ, या हम लिखेंगे दो या दो से अधिक नए पदार्थ प्रदान करता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
है। यह तो हुई इसकी परिभाषा, यानी जब एकल पदार्थ, यहाँ ले लिया हमने ए बी, कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा, बिना ऊर्जा के यह अपने आप नहीं टूट सकता है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर अपने आप यदि हम इसे एक जगह रखते, जैसे मैंने यहाँ हथेली में रख दिया, ये अपने आप पड़ा रहेगा। ये कब टूटेगा? जब ये कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा। या तो हम इस पे बाहरी बल लगाते हैं, या तो इसे हम हथौड़े की सहायता से इसे हम इस पर चोट पहुंचाते हैं तो ये टूट सकता है, या फिर हम इसे गर्म करते हैं, यानी आग में इसे जला देते हैं, तब ये टूट सकता है। बिना ऊर्जा के, बिना कोई बाहरी काम के ये नहीं टूट सकता है। जैसे कोई भी पेपर है, हमारे पास कोई भी कागज है, जैसे मेरे पास ये कागज है, अभी ये सिंगल है, इसको मैं जब तक या तो मैं इसे जलाऊं नहीं या फिर कुछ बाहरी काम करूं नहीं, तब तक ये इसी अवस्था में रहेगा। यदि मैं इसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ दूं तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी हमने इस पे कुछ ऊर्जा लगाई, ये कुछ ऊर्जा ग्रहण करके ये टूटा। तो कोई भी पदार्थ अपने आप नहीं टूटता है, उसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जब एकल पदार्थ यानी अभिकारक ऊर्जा, उष्मा या ताप, प्रकाश, विद्युत ग्रहण करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ प्रदान करता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हमें जो यहाँ पर मिले हैं, ये दो पदार्थ मिले हैं, यानी ये पदार्थ एकल पदार्थ ये टूटा है, हमें दो नए पदार्थ मिले हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं उत्पाद। इसे हम कहते हैं उत्पाद। यानी अभिकारक और उत्पाद की हमें यदि यहाँ से परिभाषा लिखनी तो ये लिखेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, तथा अभिकारकों में जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तब हमें जो नए पदार्थ मिलते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, जो ये वियोजन अभिक्रिया है, इसके हम प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रकार। ये इसके तीन प्रकार है। कितने प्रकार है? तीन प्रकार। पहला प्रकार है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया के जो उदाहरण है, हम उसमें वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन, इनके हम लिख सकते हैं। तो जो वियोजन अभिक्रिया है, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहली है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसे तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसके बाद में दूसरी है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और इसका तीसरा भाग है, यह है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, यानी जो वियोजन अभिक्रिया है, इसको हम तीन भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। पहली है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी इसे हम तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जो ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है, इनके जो नाम है, इनके नाम से ही हमें इनकी परिभाषा का पता चलता है। उष्मीय वियोजन यानी जो अभिक्रिया होगी वो उष्मा की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी अभिक्रिया? उष्मा की उपस्थिति में होगी। यानी कोई पदार्थ है, सिंगल पदार्थ है, एकल पदार्थ है, एकल अभिकर्मक है, एकल अभिकारक है, वो उष्मा या ताप ग्रहण करके वियोजित होगा तो हम इसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिन्हें सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यानी फोटोन ग्रहण करते हैं और वो टूट जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी ये होगी सूर्य का के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, इसे हम लिखेंगे H, इसका प्रतीक लिख देंगे H। यानी जब कोई एकल अभिकर्मक या एकल पदार्थ है
वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके यदि वियोजित होता है तो हम इसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अगला है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो पदार्थ है ये ठोस अवस्था में होंगे, जबकि ये वाला जो पदार्थ है ये तरल यानी द्रव्य अवस्था में हो सकता है। तो हम यहाँ विद्युत, ये किसकी उपस्थिति में होगा? विद्युत, विद्युत की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगा? विद्युत की उपस्थिति में पदार्थ का वियोजन होगा। यदि पदार्थ विद्युत की उपस्थिति यानी करंट धारा उसकी उपस्थिति को ग्रहण करके वियोजित हो जाएगा, इसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब हम इन तीनों को 1 by 1 करके पढ़ लेते हैं। पहली अभिक्रिया है वो है उष्मीय उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ उष्मा या ताप ग्रहण करके वियोजित होता है और वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ प्रदान करता है, तो इसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी ये जो अभिक्रिया है ये उष्मा या ताप की उपस्थिति में होगी। हम इसके लेते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है, इसमें है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट क्या होता है? देखो, फेरस सल्फेट है जब ये अपने क्रिस्टल के रूप में रहता है तब ये इसके साथ जल के 7 अणु जुड़े रहते हैं, यानी FeSO4.7H2O। ये है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, यानी इसमें जो ये जल उपस्थित है ये एक क्रिस्टल है, इसमें निश्चित जल के अणुओं की संख्या है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रिस्टल का जल। फेरस सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट। यदि हमें फेरस सल्फेट का सूत्र याद नहीं है तो हमें घबराना नहीं है, हमें याद होना चाहिए फेरस का सूत्र। फेरस यानी ये एक प्रकार का आयरन है और फेरस है यानी इसका प्रतीक होता है Fe, और फेरस मतलब यहाँ पर जो इसकी संयोजकता है वो 2 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 2, यानी इस पर चार्ज होता है +2। फेरस पर चार्ज कितना होता है? +2, यानी फेरस होता है Fe+2। आगे है सल्फेट। सल्फेट का सूत्र होता है SO4 फेरस का सूत्र, ये सॉरी सल्फेट का सूत्र होता है SO4 अब हमें यहाँ सूत्र बनाना है, सूत्र निर्माण करना है। सूत्र निर्माण कैसे करना है? पहली बात ये ध्यान रखना है, पहले आएगा धनायन, उसके बाद में आएगा ऋणायन। पहले धनायन आएगा, उसके बाद में आएगा ऋणायन। तो हमने पहले धनायन लिख दिया, उसके बाद में हमने ऋणायन लिख दिया। दूसरा बिंदु, इनकी जो संयोजकता है वो बिल्कुल सरल अनुपात में रहना चाहिए, यानी ऐसी संख्या के रूप में रहना चाहिए जो दोनों संख्या अलग अलग हो। संख्या क्या हो? अलग अलग, यानी ये किसी एक सामान्य संख्या कॉमन संख्या से ये कटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 और ये 2, इसमें भी 2 का भाग देता है और इसमें भी 2 का भाग देता है। हमें यहाँ पर चाहिए इनका सरल अनुपात। अब देखो, या 2 से ये 2 क्या हो गए? यहाँ पर कट गए। अब यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 1। अब हमें क्या करना है? जो यहाँ पर 1 है इसको हमें इसके नीचे लिखना है और ये 1 है इसे हमें इसके नीचे लिखना है, यानी कि इनकी जो संयोजकता है उनको हमें क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है? क्रॉस गुणा करना है, और क्रॉस गुणा करके जो अंक है, जो गुणांक है, उनको हम उस तत्व या यौगिक के
किनारे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, हमें एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका सूत्र होगा FeSO4। ये है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? FeSO4, ये है फेरस सल्फेट। ऐसा कहा जाता है कि फेरस सल्फेट इसकी अवस्था होती है ठोस। कैसी अवस्था होती है? ठोस। तो मैंने लिख दिया ठोस। ठोस के लिए मैंने यहाँ एस यूज किया। एस मतलब सॉलिड। यहाँ हम प्रतीक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतीक। सॉलिड पूरा नाम नहीं लिखेंगे, न ही ठोस अवस्था हिंदी में नाम लिखेंगे। यहाँ पर इसका जो प्रतीक है वो लिखेंगे एस। अब ऐसा कहा जाता है, इसको हम आगे गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करो, चाहे इसको उष्मा दो। हम इसे हीट देंगे, उष्मा देंगे। क्या देंगे? अब आगे क्या होगा? फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे, कहां पर करेंगे? प्रयोगशाला में। कहां पर करेंगे? प्रयोगशाला में। जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर दो या दो से अधिक यहाँ उत्पाद हमें मिलेंगे। किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उस पदार्थ में से गैसें उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है? गैसें। अब देखो यहाँ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। एक तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड और यहाँ हमें दो गैसें प्राप्त होगी। कितनी गैसें प्राप्त होगी? दो गैसें। एक तो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक तो है सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक होगी हमें प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फेट FeSO4 को जो गर्म किया तब ये फेरिक ऑक्साइड यहाँ हमें मिलेंगे। उसके बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा और उसके बाद में हमें यहाँ पर मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम इनके लिखते हैं सूत्र। यदि सूत्र याद नहीं है, फेरिक ऑक्साइड सिर्फ नाम याद है, यहाँ सूत्र याद नहीं है, तो हमें यहाँ से सूत्र बनाना है। फेरिक, फेरिक क्या होता है? फेरिक होता है Fe+3। फेरिक क्या होता है? Fe+3। फेरस होता है Fe+2 और फेरिक होता है Fe+3। ऑक्साइड होता है O2-। क्या होता है ऑक्साइड? O2-। जहां पर 3 है और यहाँ पर 2, ये दोनों किसी संख्या से कट नहीं रहे, यानी किसी भी एक कॉमन संख्या का इन दोनों में भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये 2 है, इसको यहाँ इसके साथ लिख देंगे, यानी हमें इनकी जो संयोजकता है, इनमें जो अंक है 3 और 2, इनका हमें क्रॉस गुना करना है। और ये 3 है, इसको हम लिखेंगे इसके नीचे यहाँ। तो इसका सूत्र हो गया Fe, ये 2 यहाँ लिखेंगे 2O और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। ये है फेरिक ऑक्साइड Fe2 और 3। हम लिख देंगे यहाँ पर Fe2O3 प्लस इसके बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस है, इसका सूत्र होता है SO3। ये हमें याद रखना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड SO2। महत्वपूर्ण बात ये है यौगिक अपनी ठोस अवस्था में और ये है दोनों गैसें। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें एक तो फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और यहाँ हमें दो गैसें प्राप्त होती है। एक गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड और दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अब उसके बाद में जो हमारा अन्य दूसरा बिंदु आता है कि हमें जो भी रिएक्शन दे दे, रासायनिक अभिक्रिया दे दे, रासायनिक समीकरण दे दे, उन्हीं से हमें संतुलित करना आवश्यक है। बिना संतुलित समीकरण हमें यहाँ नहीं रखना है। तो यहाँ देखना है Fe की संख्या 1 है, यहाँ Fe कहाँ पर? ये बड़ा Fe, यहाँ देखो 2, मतलब Fe की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसे हम किसे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। किसे गुणा करेंगे? 2 से। अब यहाँ सल्फर 2 हो गए, सल्फर यहाँ पे गिनो 1 और 1, टोटल सल्फर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है
और पहले किससे गुणा हो रही है? 2 से, तो 2 को 4 से गुणा करना है, कितना आया? 8। यहाँ पर देखो 3 3 3 6 6 2 8, यानी ये अभिक्रिया हमारी पूरी तरीके से संतुलित है। और हमें अभी इसे संतुलित करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया है उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। अब अगली बात है, जो ये फेरस सल्फेट है ये हल्के हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हल्के हरे रंग का होता है। गरम करते हैं तो इसका ये रंग गायब हो जाता है और हमें यहाँ पर सफेद क्रिस्टल, यहाँ सफेद रंग प्राप्त होता है। यदि इसे हम और गर्म करते, और अधिक गर्म करते हैं तो इसका रंग हो जाता है लाल भूरा। कैसा रंग हो जाता है? लाल भूरा रंग हो जाता है। ये तो हुआ फेरस सल्फेट। ये है फेरस सल्फेट, उष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसका नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, उदाहरण संख्या 2। दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर जो मैं जिस अभिकर्मक या अभिकारक का नाम, जिस पदार्थ का नाम लिखा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। हमें इसका सूत्र आना चाहिए। यदि सूत्र याद नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र याद नहीं है, तो हमें देखना है यहाँ पर पहला है कैल्शियम, पहला है धनायन। पहला कौन सा होगा? यौगिक में हमेशा धनायन होगा, और दूसरा होगा नैन। कैल्शियम होता है Ca, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। इसकी संयोजकता होती है 2। कितनी होती है? 2। और इस पर चार्ज कितना आ गया? +2। कितना आ गया? +2। उसके बाद में है कार्बोनेट। क्या है? कार्बोनेट। और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 2-। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3 2-। अब हमें क्या करना है? यहाँ से सूत्र निर्माण करना है। पहले देखना है इसमें जो चार्ज की संयोजकता है, इसमें देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2। ये किसी संख्या से कट रही है, नहीं कट रही है? इसमें भी 2 का भाग देता है, इसमें भी 2 का भाग देता है, तो 2 से 2 क्या हो गया? आपस में कट गए। यहाँ 1 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया? 1। अब क्या करना है? ये 1 है, इसका हमें क्रॉस गुणा करना है और इसका भी हमें क्रॉस गुणा करना है। ए को हमें लिखना नहीं है, बाकी 2 या 3 है उसको हमें लिखना है। तो ए का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ आ गया CaCO3, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका सूत्र आ गया CaCO3। जब इसे हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होंगे। गर्म कर रहे मतलब यहाँ से गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस। गर्म करे तो क्या निकलेगी? यहाँ से गैस निकलेगी। तो हमें पहला जो यौगिक प्राप्त होगा वो होगा CO। क्या प्राप्त होगा? CaO प्लस यहाँ पर CO3 है। क्या है? CO3 है। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2 निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2। ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं हम इसे? चूना पत्थर कहते हैं। इसे ही हम संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर यानी मार्बल कहते हैं। CaO इसका नाम लिखेंगे, ये है कैल्शियम और ये है ऑक्साइड, तो हम लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और आगे है CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये एक गैस है, इसके लिए हमें भौतिक अवस्था हमने लिख दी जी। और ये कैल्शियम ऑक्साइड ये है सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। और ये भी है सॉलिड अवस्था में। देखते हैं अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या 1 है,
ऑक्सीजन कुल 3 है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पे, कितने हो गए 3, यानी अभिकारक और उत्पाद होगा कुल द्रव्यमान है वो समान है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना। CaCO3 ये चूना पत्थर है, क्या है चूना पत्थर, इसको हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का एक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर प्राप्त होते। यहाँ पर जो हमें मिला उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो उत्पाद मिला, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, एक औद्योगिक उपयोग है, वो ये है कि इसका प्रयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। सीमेंट निर्माण, तो हमें याद रखना है, ये पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग इसमें, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, और ये तीसरा उदाहरण ये है लेड नाइट्रेट। बहुत ही शानदार उदाहरण है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, हमें इसका सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेड और नाइट्रेट इन दोनों के प्रत्येक या सूत्र हमें याद होने चाहिए। तो लेड होता है संयोजकता या आवेश सहित, लेड होता है Pb+2, और नाइट्रेट होता है NO3-, नाइट्रेट होता है NO3-। लेड नाइट्रेट, इसका सूत्र हम बढ़ेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है 1 है। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, और 1 है ये इसके नीचे इसके किनारे पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है NO3, क्या है यहाँ पर NO3, ये है बहुपरमाणु आयन। कैसा आयन है, बहुपरमाणु आयन। तो हमें क्या करना है, देखो पीबी है, यहाँ पर 1 है तो ए को हम कभी नहीं लिखेंगे, ए को हम नहीं लिखेंगे। आगे है NO3, क्या है NO। अब यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। देखो 2 कैसे लिखेंगे, यहाँ हमें कोष्टक लगाना होगा, क्या लगाना होगा कोष्टक, और कोष्टक लगाकर हमें यहाँ पर लिखना होगा। बहुपरमाणु आयन में अंदर दो जो आयन है उसका प्रतीक होता है, और बाहर क्या होती है, इनकी संख्या होती है, क्या होती है संख्या। NO3 यहाँ 2 लिख देंगे, अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो ये 32 हो जाएगा। हमें यहाँ कोष्टक लगाना है, कोष्टक लगाकर ही क्या लिखना है, 2 को लिखना है। PbNO3 होल्ड, PbNO3 होल्ड, क्या करते हैं, इसे हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं इसे करते हैं गर्म। जब इसे गर्म करते हैं तब हमें 2 या 2 से अधिक यहाँ हमें उत्पाद मिलेंगे। कौन से उत्पाद मिलेंगे, एक को मिलेगा यहाँ हमें PbO, क्या मिलेगा PbO। PbO इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, क्या नाम है लेड ऑक्साइड। जो ऋणायन है उसका हम नाम लिखते हैं, तो पीछे आइड 8 ये लगाते हैं, तो ये है लेड, Pb यानी लेड और O यानी ऑक्साइड। किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर गैसें तो उत्सर्जित होगी, तो यहाँ पर कौन सी गैसें उत्सर्जित होगी, पहली यहाँ हो जाएगी NO2, कौन सी गैस NO2, और इसके साथ कौन सी गैस उत्पन्न होगी O2। ये है लेड नाइट्रेट, इसकी अवस्था है सॉलिड, कैसी अवस्था है सॉलिड अवस्था। ये है लेड ऑक्साइड, ये भी है सॉलिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन, ये है गैसें। तो हमने इनकी अवस्था लिख दी यहाँ पर G, क्या लिख दी G। देखते हैं अभिक्रिया या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। Pb की संख्या 1 है, Pb की संख्या 1, यहाँ नाइट्रोजन अंदर 1 है, बाहर कितना है 2, तो कुल नाइट्रोजन कितने होंगे 2। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, क्या है इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हम किसे गुणा कर देंगे
2 से गुणा करनी, क्योंकि यहाँ कुल 2 नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन 1 के 2 से गुणा। जैसे ही हमने नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा किया, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 1 7 होगी, कितनी होगी 7। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो देखो 3 दूनी 6, इधर कितनी है ऑक्सीजन 6 है, और इधर ऑक्सीजन कितनी है 2 दूनी 4 5 6 6 1 7, कितनी है 7 है। कितने यहाँ ऑक्सीजन 7। तो यहाँ क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे 2 से। 2 से गुणा करते ही 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गए, कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। क्योंकि यहाँ पर 7 को हम तोड़ के लिख देंगे 6 प्लस 1, क्या लिख देंगे 6 प्लस 1। तो यहाँ हमने इसे हमें 2 से गुणा करना होगा, किससे गुणा करना होगा 2 से। जैसे ही मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे भी की संख्या हो गई 2, कितनी हो गई 2। तो मुझे यहाँ पर भी किसे गुणा करना होगा 2 से गुणा करना होगा, किसे गुणा करना होगा 2 से। अब यहाँ पे भी तो है, यहाँ नाइट्रोजन अंदर 1 है, यहाँ बाहर 2 से गुणा हो रही है, यानी कि 2, फिर 2 को गुणा करना है, कितनी हो गई 4 हो गई। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितनी है 2 है, तो फिर 2 को हमें हटाना है यहाँ पर से, और फिर किसे गुणा करना है 4 से। इसीलिए तो ये अभिक्रिया इंपोर्टेंट हो जाती है, मतलब एक बार संतुलित करने का प्रयास किया फिर पुनः और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 अंदर 1 है बाहर 2 है, 2 और 2 को गुणा के तब कितना आ गए 4। यहाँ नाइट्रोजन हो गई 4 से गुणा करते ही 4 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हैं 12। यहाँ देखो ऑक्सीजन ये 2 से गुणा है, 2 ऑक्सीजन, ये 4 दूनी 8, ये 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 2 12। तो यहाँ पर हमारी ये अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब क्या करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब यहाँ पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होने का कारण क्या है, ऐसा क्या है, किसकी वजह से भूरे रंग का जो धुआं है वो उत्सर्जित हो रहा है। तो इसका कारण है NO2। क्या है NO2, इसका कारण क्या है NO2। क्यों, यहाँ पर NO2 गैस बढ़ने के कारण जो रंग है, जो धुआं का रंग है वो कैसा होगा, हमें भूरा दिखाई देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूरे रंग का धुआं क्यों उत्सर्जित हो रहा है, NO2 के कारण। किसके कारण हो रहा है NO2। NO2 का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद में हमने उसमें वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, इसे हम तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कभी उष्मा दे रहे हैं, कभी ताप दे रहे हैं, यानी कर गर्म रहे हैं। तो ये होगी उसमें वियोजन अभिक्रिया। और अगली अभिक्रिया है वो है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जहाँ हमें 2 अभिकर्मक जाने में रखना है। पहला है AgCl और दूसरा है AgBr। ये यौगिक है, क्या है यौगिक है, मतलब ये अपने आप में क्या है पदार्थ है, AgCl और AgBr। AgCl का नाम क्या है Ag, इसका नाम है सिल्वर, और Ag यहाँ पर भी है सिल्वर, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर। पहला है धनाइन, पहला क्या होता है धनाइन। धनाइन का नाम जैसे तत्व का नाम होता है वैसा का वैसा ही हम यहाँ पर लिखते हैं। आगे है Cl, मतलब यौगिक में पहला होगा धनाइन, पक्का पहला धनाइन होगा, दूसरा होगा डैन। के लिखने का एक तरीका है। Cl है तो ये क्लोरीन, लेकिन यहाँ कैसे लिखेंगे हम, इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड, तो ये है सिल्वर क्लोराइड। इसी प्रकार AgBr का नाम लिखेंगे तब भी ये है सिल्वर Br है तो ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पर नाम लिखेंगे इसका ब्रोमाइड। क्या नाम लिखेंगे ब्रोमाइड। आइड क्लोराइड, आइड ब्रोमाइड आइड, यानी इनके पीछे मिल रहा है शब्द आइड। और यहाँ पर है नाइट्रेट, पीछे मिल रहा है एड, कार्बोनेट पीछे मिल रहा है
8 सल्फेट पीछे मिला है 8, यानी यौगिक जो भी पदार्थ है, जो भी यौगिक है, अगर इसके नाम के पीछे अगर आइड मिल रहा है, इसके नाम के पीछे क्या मिल रहा है, आइड मिल रहा है या 8 मिल रहा है, मतलब वो क्या होता है, डिनाइन होता है। क्या होता है, डिनाइन। अब यहाँ पर है AgCl और AgBr, ये होता है सफेद रंग का। किस रंग का होता है, सफेद। सफेद को या सफेद कह, दोनों ही हम एक ही वर्ड है, दोनों में से कोई भी हम नाम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। Ag है ये सिल्वर है, ये AgCl है सिल्वर क्लोराइड है, ये सफेद रंग का है। किस रंग का है, सफेद रंग का। किस रंग का है, सफेद रंग। क्या होता है कि जब हम इसे किसी एक चाइना डिश लेते हैं या ऐसे समझो एक कटोरा लेते हैं, एक प्याला लेते हैं, उसके अंदर इसे हम डालते हैं और डाल करके जब इसे हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, कहां पर रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, कुछ देर तक इसे सूर्य के प्रकाश में पड़ा रहने देते हैं और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि ये वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, वियोजित। जब ये वियोजित होता है और वियोजित होने के बाद में हम देखते हैं इसके जो ये सफेद रंग है ये दूसरा रंग हो जाता है। सफेद या सफेद रंग कैसा रंग हो जाता है, दूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूसरा। तो देखो ये दूसरा रंग क्यों हुआ, ये है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। जब इसे हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, H यानी सूर्य का प्रकाश, या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी प्याले में या कटोरे में डाल के इसे रख देते हैं। अब आगे क्या होता है, ये वियोजित होगा। क्या होगा, वियोजित। और किसके कारण वियोजित हो रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो इसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा Ag यानी सिल्वर। क्या मिलेगा, सिल्वर। इसकी अवस्था लिखते हैं ठोस, प्लस उसके बाद में हमें मिलेंगे यहाँ पर गैस जो है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। एग्जाम में पूछते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड या HCl को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तब इसका रंग सफेद होता है, वो सफेद रंग दूसरे रंग हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरे रंग। क्यों हुआ दूसरा रंग, क्लोरीन यहाँ मिले, एक तो सिल्वर मिल रहा है और क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस। यानी वो सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में वियोजित होने के कारण, इनका वियोजन सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में होने के कारण इसका रंग सफेद से या सफेद से दूसर हो जाता है। अगला है अभिकरण, ये है AgBr और इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं कि श्याम सफेद फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग में होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर है AgBr। क्या है, AgBr। AgBr क्या है, AgBr। AgBr को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, किसकी उपस्थिति में रखते हैं, H मतलब सूर्य का प्रकाश, इसमें होते हैं फोटोन। क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश में फोटोन होते हैं। ये है ठोस अवस्था में, तो ये भी किसमें टूटेगा, Ag+3R2। इसमें टूटेगा Ag+3R2। जो ये अभिक्रिया है इसका उपयोग होता है श्याम सफेद फोटोग्राफी में। इसका उपयोग कहां पर होता है, श्याम सफेद फोटोग्राफी में। श्याम सफेद फोटोग्राफी में, श्याम सफेद फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। यहाँ देखो ब्रोमीन 2 है, यहाँ ब्रोमीन 1 है, हम 2 से गुणा कर देंगे। Ag 2 है, यहाँ 1 है तो 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन 1 है तो 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ सिल्वर 2 है, यहाँ सिल्वर 1 है तो हम इसे भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हुई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। ये जो अभिक्रिया है, देखो जो अभिकर्मक है AgCl है या AgBr है, ये दोनों क्या करे, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करे। सूर्य का प्रकाश क्या करे, ग्रहण। और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के बाद में ये वियोजित होते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें कोई एकल अभिकर्मक या एकल अभिकारक सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके वियोजित होता है और वियोजित होकर दो या दो से अधिक हमें पदार्थ प्रदान करता है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में तीसरा प्रकार है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तीसरा कौन सा है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन, इसमें क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर ना लेकर हम एक मग लेते हैं प्लास्टिक का। कौन सा मग लेते हैं? प्लास्टिक का मग लेकर उसके नीचे जो उसकी जो तली है या आधार है वहां पर हम दो छेद करते हैं। क्या करते हैं? दो छेद करने के बाद में उन छेद में हम जो प्लास्टिक का मग दो छेद किए, दोनों में हम दो ग्रेफाइट की रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दो ग्रेफाइट की रोड। दो ग्रेफाइट की रोड लगाने के बाद में हम नीचे जो ग्रेफाइट की रोड है, जो छेद है उसके नीचे हम उनको बंद करने के लिए रबड़ की डाट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रबड़ की डाट लगाकर दोनों ग्रेफाइट रोड को हम बैटरी से संयोजित करते हैं। किससे संयोजित करते हैं? बैटरी से। और बैटरी से संयोजित करने के बाद में हम उसी प्लास्टिक के मग में जल डालते हैं। क्या डालते हैं? जल। उसको उसमें इतना जल डालते हैं कि दोनों जो ग्रेफाइट की रोड है वो पूरी तरीके से पानी से डूब जानी चाहिए। अब हम दो परखनी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? दो परखनियां। उन दो परखनियों में पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी। और कितना पानी डालेंगे? ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि वो आधी भरे। क्या भरे? आधी भरे। यानी हम आंशिक रूप से जल डालेंगे। इस रूप से आंशिक रूप से हम जल डालेंगे। दो परखनियों में आंशिक रूप से जल डालकर दोनों को हम जो ग्रेफाइट की रोड है उस पर उल्टा रख देंगे। क्या रख देंगे? उल्टा। जैसे ये परखनी, इसमें हमने इसको थोड़ी सी आधी सी बली भरने के बाद में हम क्या करेंगे? इसे उल्टा डाल देंगे। क्या डालेंगे? इसे उल्टा उन पर हम डाल देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे? देखो जो पानी है वो हम शुद्ध लेंगे। क्या लेंगे? शुद्ध। और ये शुद्ध पानी क्या होता है? यानी इसमें पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके अलावा अन्य कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। कोई भी अन्य अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये होता है आश्रित जल, शुद्ध जल। क्या होता है? आश्रित जल, अशुद्ध जल या शुद्ध जल। हम उसमें अब क्या करेंगे? हमें हम प्रयोग करें। क्या करें? प्रयोग। और जो शुद्ध जल होता है उसमें किसी भी तरीके से कोई विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विद्युत का चालन करने वाला कोई चालक यहाँ पदार्थ मौजूद नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे? H2SO4 यानी सांद्र यहाँ हम डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे? H2SO4। जब H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालेंगे तो ज्यादा नहीं डालेंगे, 2 से 3 बूंद डालेंगे ताकि ये क्या हो जाए? विद्युत का सुचालक हो जाए। पानी क्या हो जाए? विद्युत का सुचालक। जब हम ये प्रयोग करते हैं यानी बैटरी को हम जो स्विच है उसको ऑन करते हैं तो कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि जिन दो आंशिक रूप से भरी हुई प्रखंडियों में जल था, अब वहां पर जल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर गैस बन गई। क्या बन गई है? गैस। देखो हमने क्या क्या एक्चुअल में जल लिया और इसकी अवस्था है लिक्विड। कैसी अवस्था है? लिक्विड, द्रव अवस्था। हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत। जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये दो गैसों H2 और प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये वियोजित हो जाता है। किसमें वियोजित हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये वियोजित होता है। इसे हम कहते हैं जल का
विद्युत अपघटन यानी जल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की तब ये अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ हमें प्रदान कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हमने जितने भी पदार्थ लिए थे वो ठोस अवस्था में थे। किस अवस्था में थे? ठोस अवस्था में। लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ है ये है अपनी द्रव अवस्था में। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। यानी कि जो जल है ये दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहाँ विद्युत धारा यानी यहाँ करंट हम प्रवाहित करें। क्या प्रवाहित करें? करंट। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जितने भी पदार्थ है, जितने भी पदार्थ वियोजित हो रहे हैं, जैसे देखो फेरस सल्फेट वियोजित हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित हो रहा है, ये AgCl, AgBr, ये जल, ये सब वियोजित हो रहे हैं तो ये ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। ऊर्जा अलग किस भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या? ऊर्जा है। ये ऊर्जा ग्रहण करे। क्या ग्रहण करके? ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में ही ये वियोजित हो रहे हैं तो इसे हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि कुछ पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करके कुछ पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में वियोजित होते हैं, यानी वो उष्मा को क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उष्मा को अवशोषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उष्मा या जो ऊर्जा है इसे क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो पदार्थ उष्मा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो किसके अंदर आ गए? उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आ गए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।